आज पढ़ेंगे अपने सोमरफेल्ड थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन निकाली है और एक काम क्या किया, उससे पिछले लेक्चर में हमने ड्रूड लॉरेंज मॉडल के बारे में पूरा पढ़ लिया। ड्रूड लॉरेंज और सोमरफेल्ड मॉडल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ग्रेजुएशन फिजिक्स में, बीएससी में। अब जो सोमरफेल्ड की थ्योरी है उसमें और ड्रूड लॉरेंज के सिद्धांत में थोड़ा सा फर्क है। जो ड्रूड लॉरेंज की थ्योरी थी उसमें तो उसने क्या किया था, गैस को लिया था, आपको याद होगा अनाप भ्रष्ट गैस। अगर आपने स्टडी किया हो, उस लेक्चर को सुना हो, इस पिछले से पिछला लेक्चर था सॉलिड का, 15वां लेक्चर था शायद या 16वां, उसमें हमने अनाप भ्रष्ट गैस लिखा था, यानी कि गैस का नाम था नॉन डीजेनरेट। लेकिन यहां पर जो गैस का नाम है वो है डीजेनरेट या अपभ्रष्ट गैस। क्या फर्क है, अनाप भ्रष्ट गैस या नॉन डीजेनरेट गैस वो गैस थी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का पालन करती थी। मैंने कल पिछले लेक्चर में भी बताया कल कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान है वो सबसे पुरानी अवधारणा थी, बिल्कुल मॉडर्न अवधारणा है फर्मी डिराक। इसने किसका उपयोग किया, सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड मॉडल बना था, बाद में आया ड्रूड लॉरेंज के, तो इसने यूज किया कौन सी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी यानी कि फर्मी डिराक की थ्योरी। और फर्मी डिराक के साथ साथ उसने एक चीज और यूज की, जो हमारी बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है उसका यूज किया, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण का, जो अपने कल वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 या 19 जो था उसमें हमने निकाली थी। ये इक्वेशन आई थी V डेल आर एफ ग्रेडियंट एफ का आर के सापेक्ष, मतलब करली एफ बटे करली एक्स प्लस करली एफ बटे करली वाई वो वाला। ये P के सापेक्ष है, F है फोर्स, ये P के सापेक्ष है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे लग रहे हो तो फोर्स का नाम हो जाता है लॉरेंज फोर्स। फोर्स का नाम हो जाता है लॉरेंज फोर्स। और उस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू QE इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, QV क्रॉस V मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। तो Q कॉमन आ जाएगा QE, यानी जब Q कॉमन हो गए तो रह जाएगा QE प्लस V क्रॉस V रह जाएगा, यही रहेगा। और Q इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का E होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसको लिख दिया माइनस E प्लस V क्रॉस V। ये आपको क्लियर होगी बात, क्योंकि ये पिछले टॉपिक से मैंने ये चीज ली है। इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब देखिए ये फोर्स की वैल्यू ये वाली यहां पर पुट कर दीजिए, ये माइनस साथ में डॉट लग जाएगा, यहां सारा साइन करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए करली एफ बाय करली टी जो कोलिजन है, टक्कर है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए टॉ वो टाइम है जैसे ही मैंने फील्ड लगाया, मेरे पास किसी चैम्बर में भरी हुई जैसे गैस है मान लो, अब मैं तो मेटल की बात कर रहा हूं, ये मेटल है, मेटल के ऊपर जैसे ही मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दिए, जैसे ही मैंने दोनों लगाए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर भागा दौड़ी करने लग गए। भागा दौड़ी करने लग गए तो पूरा जो हमारा मेटल है, हमारी जो धातु है, वो पूरी तरीके से डिसऑर्डर्ड हो गई, विचलित हो गई। विचलन के बाद उसका जो फलन आया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या वितरण फलन, वो F प्राप्त हुआ मेरे को, F। अब मैंने फील्ड को हटा दिया और धातु को मैंने ऐसे रख दिया, खाली जगह पे रख दिया, हवा में रख दिया, खुले में छोड़ दिया। अब कुछ टाइम बाद ये धातु, ये मेटल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, साम्य स्थिति में आ जाएगी। तब इसका जो वेव फंक्शन था, वो जो इसका वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, वो F0 हो गया। तो कितना बदल गया, F0 माइनस F। तो डेल्टा F कितना हो गया, डेल्टा F हो गया F0 माइनस F। कितने टाइम में, टॉ टाइम में। तो dt टाइम है टॉ, dF हो गया F0 माइनस F। माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस F माइनस F0 ये आ गया। ये जो वैल्यू है इसकी करली F बाय करली T, ये कोलिजन, साम्य अवस्था कैसे आएगी, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, फील्ड तो हटा दिया। करली F बाय करली T दो से मिलके बना होता है, एक तो होता है फोर्स और एक होता है कोलिजन। पिछले लेक्चर में 2 किए थे। फोर्स तो कोई है ही नहीं, बाहर से तो कोई फील्ड है ही नहीं, तो
तो क्या रहेगी कोलिजन। इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की वजह से इलेक्ट्रॉन साम्य स्थिति में आ जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ये जो वैल्यू है इक्वेशन 5 से हम यहां पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। अब देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी जिसका हमें यूज करना है। अब कंसीडर कर लो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है केवल x दिशा में लगाया गया है, यानी कि E है EXI है, और मैग्नेटिक फील्ड लगाया ही नहीं। इजी कर देते हैं थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड लगाया ही नहीं, तो B को यहां 0 कर दो, तो ये स्टेप तो खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड EXI कैप हो जाएगा जो यहां पे दिया है। और ये देखिए डेल P क्या है, एक चीज और बताइए, मैं एक ही दिशा में जा रहा हूं, लेकिन डेल PF क्या होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, करली F बाय करली PXI कैप, करली F बाय करली PYJ कैप, करली F बाय करली PZK कैप, ये होता है। लेकिन मैं तो एक ही दिशा में हूं, या इसको रख भी दोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां स्टेप देखो बेटा क्या है, E के साथ डॉट हो रहा है डेल P का, यानी कि आप कैलकुलेट करो नाउ, आप कैलकुलेट करो E के साथ डॉट, ध्यान दो, जब यहां पे B को 0 कर दोगे, B को 0 कर दोगे तो यह स्टेप तो रहेगा ही नहीं, B को 0 कर दोगे तो स्टेप सिर्फ इतना ही रहेगा, तो यहां लिख रहा हूं V डॉट डेल RF प्लस ये 0 हो गया माइनस EE, और E के डॉट में क्या रहेगा, डेल डॉट P, डेल P वाला रह जाएगा, ये खत्म हो गया, डेल PF बराबर माइनस F0 बाई टॉ, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 करो इसको, 3 इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि इक्वेशन 5 का मैं यूज करूंगा, और इक्वेशन 5 अभी बनाई नहीं है, यहां बना लेंगे। इक्वेशन 5 में मैं E डॉट डेल PF को सॉल्व करूंगा, E की वैल्यू इतनी है I कैप EX, ये उसका डॉट कर दीजिए इस डेल P की इस वैल्यू से, करली F बाय करली PYJ कैप, करली F बाय करली PZK कैप, आपको भी पता है I कैप डॉट I कैप 1 होता है, I कैप डॉट J कैप 0, I कैप डॉट K कैप 0, इतना ही बचेगा EX करली F अपॉन करली PX, इक्वेशन नंबर 5, और ये 5 मैं यहां पुट कर देता हूं इस जगह पे, इतना तो V डॉट डेल RF माइनस EX करली F ओवर करली PX बराबर माइनस F0 बटे टॉ, इक्वेशन नंबर 7। कहते हैं साम्यावस्था के अंदर अगर दूरी के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इन इक्विलिब्रियम, आपको याद रखना है ये यूज किया किसने, इक्विलिब्रियम के अंदर या साम्यावस्था के अंदर ये रिजल्ट यूज किया सोमरफील्ड ने, कि दूरी के साथ F में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब क्या, ये कोई धातु है, इस मेटल के अंदर इस जगह पर जितना F है उतना ही F इस जगह, उतना ही F इस जगह, उतना ही इस जगह, सब जगह सोमरफील्ड कहता है F का मान एक जैसा है। मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के अंदर, रूम को धातु मान लो, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, मार्कर की तरह मान लो बिखरे हुए, इधर उधर उजड़े हुए हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और सोमरफील्ड ने बताया रूम के, धातु मान लो, धातु के इस जगह पर F का मान जितना है उतना ही मान इस जगह पे, उतना ही मान इस जगह पे, पूरे रूम के अंदर, पूरी धातु के अंदर F का मान एक समान है। जब F का मान एक समान है तो मार्कर तो उठाना ही पड़ेगा। F का मान सब जगह एक समान है तो डेल्टा RF क्या हो जाएगा, 0। F चेंज ही नहीं हो रहा। जब F में कोई चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा RF 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सोमरफील्ड ने बोला कि इक्विलिब्रियम में सब जगह F का मान एक जैसा है। और ये डेल्टा R के वाला F भी 0 होगा, क्योंकि R दूरी होती है, दूरी के साथ F नहीं बदलता, संवेग के साथ तो बदलता है।
इसकी वैल्यू को अगर आप 0 कर देंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी। माइनस को आप डिस्काउंट कर सकते हो, दोनों ओर से माइनस को ऐसे करके ऐसे डिस्काउंट कर दो। अब सोमरफील्ड क्या कहता कि बाहर से फील्ड लगाने पर इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है, बाहर से फील्ड लगाने पर इतना ज्यादा एफ में चेंज नहीं आता है। द चेंज इन एफ इज नॉट टू लार्ज बाय एक्सटर्नल फील्ड। जब ऐसा होता है, हिंदी में लिखेंगे बाह्य क्षेत्र लगाने पर एफ में परिवर्तन अधिक नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कहता करली एफ बाय करली पी एक्स को मैं लगभग लिख सकता हूं बराबर करली एफ 0 बाय करली पी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 8 के अंदर ये चीज पुट कर दूंगा, आ जाएगा ई एक्स करली एफ 0 बाय करली पी एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एफ 0 बाय टाउ। इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, आगे यूज करेंगे जहां, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ये आपका क्या है, इक्वेशन 9 तक सोमरफील्ड थ्योरी हो गई है। इक्वेशन नंबर जो 9 है अपने पास, इस इक्वेशन से मैं f माइनस एफ 0 की वैल्यू निकाल लूंगा, वो आगे काम आएगी। ये क्या लिखा है अभी समझते हैं। f माइनस एफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 9 और उसको 10 दे के रखते हैं। टॉ को इधर गुणा कर दो बस, टॉ ई एक्स करली एफ नॉट अपॉन करली पी एक्स, ये आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 10 ये हमारे काम आएगी, इसको अपने रख लेते हैं। उससे पहले कुछ चीजें देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पर क्वांटम स्टेट के अंदर, पर क्वांटम स्टेट में जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट क्या होती है, एनर्जी लेवल 1 2 3 एनर्जी लेवल होते हैं। पर क्वांटम स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रति क्वांटम संख्या, प्रति क्वांटम अवस्था जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, उसको एफ से लिखते हैं। कब, जब बाहर से फील्ड लगाया हुआ है और जब बाहर से फील्ड हटा देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्वांटम स्टेट F0 रह जाते हैं। तो F में परिवर्तन कितना हुआ, F माइनस F0 पढ़ चुके हैं। और क्वांटम स्टेट की संख्या, क्वांटम स्टेट की संख्या मतलब क्वांटम अवस्थाओं की संख्या, वो जो होती है अपने पिछले साल जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स सेकंड ईयर में पढ़ी है हमने, उसमें करवाया था। क्वांटम स्टेट के नंबर होते हैं 2/h³ dpx dp by dpz, और dpx dp by dpz किसका आइकन है, dpx dp by dpz जो होता है, और h जो होता है, दो चीजें हैं। h तो सबको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और इसका मान आपको पता है कितना होता है। प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। dpx dp by dpz होता है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, यानी कि अपने पास ये क्या होता है, संवेग आकाश का आयतन, संवेग आकाश का ये आयतन होता है। ये आपके पास क्या आ जाता है, कुछ बेसिक मैंने बता दिया। अब देखिए, ये आ गई क्वांटम स्टेट की संख्या, ये आ गई एक क्वांटम स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई आपसे बताए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेकिन मुझे चेंज देखना है, एफ में कितना हो रहा है, तो एफ में चेंज कितना हो रहा है, एफ माइनस F0 चेंज हो रहा है। ऑब्वियस है, कितना चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम स्टेट। कोई पूछे प्रति क्वांटम अवस्था, प्रति क्वांटम अवस्था इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन प्रति क्वांटम संख्या के साथ कितना हो रहा है, वो आपको दिख रहा है, F माइनस F0 हो रहा है। तो कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ये प्रति
संख्या था, पर क्वांटम स्टेट, टोटल क्वांटम स्टेट लिखी हुई है सामने, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इतना ही लिख देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको n से लिखते हो कितना है, गुणा हो जाएगा 2/h³ f माइनस एफ नॉट dpx dpy एंड dpz हो जाएगा इक्वेशन नंबर 11। और अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो तो n इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है ne, q बराबर ne। तो इनका चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, टोटल आपको कोई चार्ज पूछे, आवेश पूछे तो सीधी सी बात है आवेश Q बराबर हो जाएगा Ne, और N की वैल्यू हमारे पास है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, माइनस Ne लिख देंगे, माइनस यहाँ लगाया है माइनस Ne, तो इसको क्या करोगे, माइनस का 2e/h³ इंटू f माइनस f0 dpx dpy एंड dpz, ये आपके पास आवेश आ जाएगा। जब आवेश आ जाता है तो आपके पास धारा घनत्व, करंट डेंसिटी आ जाती है, और करंट डेंसिटी कितनी होती है ये भी आपको पता है, करंट डेंसिटी J होता है माइनस NeVd, माइनस NeVd। अगर x डायरेक्शन में मैंने फील्ड शुरू में बताया था, विद्युत क्षेत्र x दिशा में लगा है तो Jx NeVx हो जाएगा, NeVx हो जाएगा, और Ne को मैं Q लिख रहा हूं तो माइनस का QVx हो जाएगा। Q की वैल्यू मेरे पास ये रही, पुट कर दीजिए, मुझे Jx की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि Jx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 2e/h, ये dj कर देंगे क्योंकि हम कुछ रेंज ले रहे हैं, h³ f माइनस f0 vx dpx dpy एंड dpz हो जाएगा। अब Jx निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो समाकलन कर देंगे भाई Jx आ जाएगा समाकलन djx, तो समाकलन में आ जाएगा 2e/h³ f माइनस f0 vx dpx dpy और गुणा में dpz। अब आपको पता है संवेग होता है P बराबर mv, यहां से vx की वैल्यू रख देंगे px/m, तो यहां से Jx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2e/h³ कांस्टेंट बार, f माइनस f0 पड़ा है, m भी कांस्टेंट है, इसमें बाहर निकाल लेंगे, mh³ हो जाएगा, m को भी बाहर निकाल लिया, बचा अंदर px dpx dpy dpz। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए आप 12। ध्यान दो, dpx dpy dpz मैंने पहले ही लिखा, संवेग आकाश का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो देखिए एक ये है गोला, p त्रिज्या का, p रेडियस का स्फीयर, एक ये है p प्लस dp रेडियस का स्फीयर। कोई आपको पूछे कि इन दोनों के बीच का ये एरिया निकालना, आयतन निकालना है, वॉल्यूम जो dpx dpy dpz है, सीधी सी बात है, बड़े का निकाल के छोटे का माइनस कर दो, तो बड़े का वॉल्यूम निकालोगे कितना आएगा, 4/3 पाई p प्लस dp की पावर 3। सही है, जगह कम है, थोड़ा सा पीछे से लिख देते हैं, dpx dpy dpz निकालना है, पहले में आएगा 4/3 पाई p प्लस dp की पावर 3 माइनस 4/3 पाई p की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, dp बहुत छोटा है, तो देखिए 4/3 पाई, इसको सॉल्व करोगे इतना ही बचेगा, लास्ट में आंसर इतना ही बचेगा, 4 पाई p² dp। क्यों? क्योंकि मैं dp की स्क्वायर तो कट जाएगी, dp की क्यूब को नगण्य मान लूंगा, और ये जो वैल्यू आई है 4 पाई p² dp, इस dpx dpy dpz की, वो यहां पे रख दूंगा, आपके पास आंसर के हम 20% निकट चले जाएंगे। समीकरण नंबर ये 12 रही। इस समीकरण के अंदर समीकरण जो इक्वेशन 10 है, इसको एज इट इज ला के यहाँ रख देता हूँ, f माइनस f0 को सारे का सारा यहाँ रख देता हूँ, और dpx dpy dpz को भी रख देता हूँ, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी Jx इज इक्वल टू दिस। जितनी भी कांस्टेंट वगैरह बाहर निकाल लिए, इतना बच गया। अब जो टोटल J होता है वो तीनों J के जोड़ के बराबर होता है,
और उसका तीसरा हिस्सा होता है, यानी कि जे बराबर जे एक्स प्लस जे वाई प्लस जे जेड का तीसरा हिस्सा। टोटल जब जे निकालोगे तो जे एक्स जे वाई जे जेड है तो ये हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, इसका क्या हो जाएगा तीसरा हिस्सा, और ये भी हो जाएगा करली एफ जीरो बटे करली पी वाई वाई के लिए, और ये पी वाई पी जेड पी जेड पी जेड पी वाई पी एक्स तीन दिशाओं में हो गया। तो जे की वैल्यू टोटल आ जाएगी 8 बाई 3 का भाग चला जाएगा ई स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3 ये आ जाएगा। जीरो से अनंत क्यों किया, क्योंकि संवेग का मान कुछ भी हो सकता है जीरो से अनंत, और ये पी जो है, अब इसको तीनों दिशाओं वाला पी नहीं लिखेंगे, इसको अकेला पी लिख देंगे, तो पी इंटू पी स्क्वायर हो गया, पी की पावर 3 बढ़ जाएगा। तीनों दिशाओं के लिए एक ही पी लिख देते हैं, ये अपने पास क्या बढ़ जाएगा टॉ करली एफ जीरो बाय करली पी इंटू में बढ़ जाएगा पी की पावर 3 डी। अब यहां पर जो एफ जीरो है वो क्या है, एफ जीरो होता है फर्मी डिराक वितरण फलन, फर्मी डिराक डेरिवेशन, ये बस 2-3 लाइनों का और रह जाता है। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जिसका मान होता है 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ बटे के टी। ई एफ क्या होता है, जहां ई एफ होता है फर्मी एनर्जी, यानी कि फर्मी ऊर्जा होता है। ई एफ का मान फर्मी एनर्जी होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। जब अपने इसको सॉल्व करके यहाँ रखेंगे, पहली बात ये सारा काम इसमें है, सारा काम संवेग में है, इसको ऊर्जा में बदलते हैं, संवेग को बदलेंगे ऊर्जा में। संवेग को जब ऊर्जा में एनर्जी में कन्वर्ट करोगे मोमेंटम को, तो रिलेशन आपको पता है कि P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mE होता है। यहां पर मुझे dP रखना है, तो dP हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट 2m को पढ़ा है, E हो जाएगा आधा, यहां आ गया माइनस का आधा रह गया, यानी कि ये वैल्यू मिल गई, यानी कि अंडर रूट m बटे 2 नीचे चला गया E, अंडर रूट m बटे 2 ही बच गया, ये 2 ही से कटेगा रूट, ये हाफ नीचे जाएगा m बटे अंडर रूट 2, ये तो है dP। और P की वैल्यू आपके पास पहले ही है, P का मान और dP का मान यहां रख देते हैं, तो कर लिया तो भी कर ली E हो जाएगा, J क्या आ जाएगा 8 पाई E की स्क्वायर E x बटे 3mh की पावर 3, 0 से लेके अनंत तक टॉ, ये वैसे का वैसे, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा E आ जाएगा P की जगह, P क्यूब इसकी पावर 3, यानी कि 2mE की पावर 3/2, और इंटू में गुणा में क्या है, वो गुणा का निशान लगाया, इंटू में dP की वैल्यू ये रही अंडर रूट m बटे 2e इंटू डी, यहां पर क्या आएगा साथ में डी भी आएगा। ये पूरी वैल्यू आ गई, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, हम लिख देंगे आफ्टर सॉल्विंग इट, इसे हल करने पर, जब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जे का मान आता है n ई स्क्वायर टॉ बटे m, ये इसके पास आता है, इंटू में ई एक्स आ जाता है, ये जे की वैल्यू आ जाती है। अतः आपको पता है जे बटे ई क्या होता है, जे बराबर सिग्मा ई होता है, सबको पता है, सिग्मा ई एक्स कर दो, जे बटे ई सिग्मा हो जाता है, जे बटे ई एक्स, ये सिग्मा हो जाएगा, ई को नीचे ले आओ, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम आ जाता है। ये रिजल्ट जो आंसर है, रिजल्ट यही ड्यूलॉरेंस ने निकाला था, यही रिजल्ट सोमरफेल्ड ने निकाला। सोमरफेल्ड ने बहुत बड़ा पंगा लेके निकाला, इतना चौड़ा लंबा काम किया, लेकिन ड्यूलॉरेंस ने आसानी से निकाल दिया। फर्क कहाँ है, फर्क इस टो में है, दोनों में फर्क क्या है समझ लेते हैं। उसके अंदर क्या था, जो टॉ था वो अलग था, उसके अंदर टॉ क्या था, ड्यूलॉरेंस के अंदर वितरण फलन का वहां कोई मान नाम नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं आया, वहां पे टॉ क्या था, टक्कर वाला बस रुक जाना, साम्यावस्था आ जाना, और यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की साम्यावस्था आ जाना।
वहां पे दोनों में इतना ही डिफरेंस था। तो दोस्तों ये क्या था, आपका सोमरफेल्ड का सिद्धांत था। और आप लोग क्या करो, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक दो, अच्छे से हेल्प करो हमारी। धन्यवाद।